हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ. On first PPT, I have taken learning objectives. Number one is the learner will be able to understand the concept of mental health and its continuum. The learner will be able to differentiate mental health and mental illness. And third is the learner will be able to differentiate mental illness and mental retardation according to Mental Health Act, and the learner will be able to interpret the importance of mental health, and the learner will be able to explain model of mental health, and last one is the learner will be able to identify all key factors affecting mental health, whether it is biological, psychological and social. This is list of content, concept of mental health, WHO concept of mental health and mental illness and mental retardation according to Mental Health Act 2017, importance of mental health, models of mental health क्या है, and factors affecting mental health. सबसे पहले समझते हैं concept of mental health. क्या है mental health का concept? तो देखो जैसे स्लाइड पे शो किया हुआ है कि मेंटल हेल्थ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ पीपल. वास्तव में देखा जाए तो जो हम जिस प्रकार से सोसाइटी में व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, उसको हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. यदि कोई सिचुएशन है तो हम उस सिचुएशन से उबर पा रहे हैं कि नहीं उबर पा रहे हैं. किसी कारण से हम स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, हमारा कोई किसी प्रकार का काम पूरा नहीं हुआ है तो हम उसका कितना स्ट्रेस ले रहे हैं. ये सभी चीजें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है. तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू द enjoyment of life. It is ability to cope with stress and sadness, and it is the fulfillment and it is related to the fulfillment of goals and potential and the sense of connections to others. वास्तव में देखा जाए तो मेंटल हेल्थ वेलनेस के रिगार्डिंग है. इट इज अबाउट वेलनेस rather than illness, and this is not merely the absence of mental health condition. Okay, जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ होती है इसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी सभी लोगों की होती है, लेकिन बस इतना अंतर है कि फिजिकल हेल्थ एक तरीके से फिक्स्ड होती है फिर भी बहुत सारे पैरामीटर्स के आधार पर, जबकि जो मेंटल हेल्थ है वो फिक्स्ड नहीं है. इट एग्जिस्ट ऑन अ कॉन्टिन्यूम और रेंज. एक रेंज है कि पॉजिटिवनेस से हम नेगेटिवनेस की तरफ जा रहे हैं, कि हम कितने स्ट्रेस में हैं, किसी चीज को ज्यादा गुस्सा करके निकालते हैं, या फिर कोई समस्या आई है तो हम उसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. हमें कोई ना कोई चीज चाहिए किसी चीज से उबरने के लिए, या फिर हम जबरदस्ती किसी बात पर चिल्लाते हैं, एंजाइटी शो करते हैं. तो ये सब हमारे मेंटल हेल्थ के कॉन्टिन्यूम पर शो होता है. ये जो कॉन्टिन्यूम है इस पर हमारे मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स शो होते हैं कि भाई हमारे किस तरीके के सिम्टम्स हैं. क्या हम पूरी तरीके से मेंटली हेल्दी हैं, या फिर हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, या फिर हम उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम परेशान हैं, हम कहीं ना कहीं हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है. ऐसा कुछ कॉन्टिन्यूम हमारा कहता है. मीन्स कि मेंटल हेल्थ देखा जाए तो मेंटल हेल्थ इस बात को प्रभावित कर रही है कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं डेली में. तो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए, मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंसेस हाउ वी थिंक, फील एंड बिहेव डेली. हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सब चीजें इससे प्रभावित हमारी होती है. Also, it affects how we handle stress, relate to others and make choices.
तो ये हमने मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाना है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं मेंटल हेल्थ कॉन्टिन्यूम को। एक्चुअली मेंटल हेल्थ की एक रेंज है, ये तो हम जान चुके हैं, है ना। तो मेंटल हेल्थ रेंजेस फ्रॉम फ्लरिशिंग टू स्ट्रगलिंग टू मेंटल इलनेस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये 4 हमारे लेवल्स हैं देखा जाए तो, हेल्दी, रिएक्टिंग, इंजर्ड और इल। यानी कि एक तो व्यक्ति मेंटली हेल्दी है पूरे तरीके से, वो नॉर्मल है, लेकिन यदि हम बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति रिएक्ट करते हैं कि हाँ भाई हमें ध्यान रखना पड़ रहा है, तो वो रिएक्टिंग में आता है। बहुत ज्यादा परेशान है, एंगरनेस शो कर रहे हैं, तो वो इंजर्ड में आता है, और उसके बाद इलनेस होती है। तो इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूम बन जाता है मेंटल हेल्थ का। अब लिखा हुआ है नॉट ऑल मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आर डायग्नोजेबल डिसऑर्डर्स, कि सभी जितने भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं ये जरूरी नहीं है कि उनके कहीं ना कहीं डायग्नोजेबल डिसऑर्डर्स हों। emphasizes that mental health can improve or decline over time। और नेक्स्ट है इट एनकरेजेस अर्ली इंटरवेंशन एंड ऑनगोइंग सेल्फ केयर, कि जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इस बात को एनकरेज करता है कि भाई हमें जल्दी इसकी पहचान कर लेनी चाहिए, और फिर उसके हिसाब से ही हम उसका देखभाल भी कर सकें। अब है हाँ, तो अब आते हैं हम लोग मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के अंतर को समझने के लिए, कि भाई मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में क्या अंतर है। WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल इलनेस क्या है, ये इस पीपीटी में शो किया गया है। तो मेंटल हेल्थ एक पॉजिटिव स्टेट है, जैसा कि हम जानते हैं। इट is a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community। यानी कि WHO ये बताने की कोशिश कर रही है, उसने इस तरीके से मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया है कि ये एक पर्सन की वो स्टेट है, वो अवस्था है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पोटेंशियलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, उसको रियलाइज करता है, वर्क करता है, और जो भी हमारी लाइफ की नॉर्मल स्ट्रेस होती है किसी भी काम को करने में, क्योंकि सभी तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं, गुड स्ट्रेस है, बैड स्ट्रेस है, तो जो भी हमारी लाइफ में आते हैं उनसे हम कोप अप कर पाते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं, हम प्रोडक्टिवली वर्क करते हैं और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं यदि हम मेंटली हेल्दी हैं तो। इसी वजह से मेंटल हेल्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रिवेंटिव है और वेलनेस से रिलेटेड है। जबकि यदि हम दूसरे पैराग्राफ में देखें तो मेंटल इलनेस क्या है WHO के अकॉर्डिंग, this refers to suffering, disability or morbidity due to mental, neurological and substance use disorders। यानी कि जो मेंटल इलनेस है वो किसके कारण है, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल और कुछ सब्सटेंसेस को यूज करने के कारण जो डिसऑर्डर्स उसमें हुए हैं, which can arise due to genetic, biological and psychological makeup of individuals as well as adverse social conditions and environmental factors। और ये जो डिसऑर्डर्स उस व्यक्ति में दिखाई दे रही हैं उसके लिए बायोलॉजिकल भी कॉजेज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, उसके साथ साथ सोशल और एनवायरमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो मेंटल इलनेस है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम जान सकते हैं, जिसको कि कुछ सिम्टम्स के आधार पर हम पहचान सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, और जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाएगा उतनी ही जल्दी उसका हम इलाज भी कर सकते हैं।
अब आते हैं हम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या कहता है मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। ये एक्ट 2017 में आया है हमारे देश में, और क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, इस वजह से ये प्रोविजन रखा गया कि भाई जो भी मेंटली हेल्दी लोग हैं उनको भी राइट्स दिए जाने चाहिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें, जो मेंटली इल है उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए। तो इसी कारण ये एक्ट आया, और इसमें क्या कह रहे हैं, मेंटल इलनेस मीन्स अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी that grossly impairs judgment, behavior capacity to recognize reality or the ability to meet the ordinary demands of life, mental conditions associated with the abuse of alcohol and drugs। यानी कि मेंटल इलनेस वो एक ऐसी स्टेट है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारा सोच विचार करने की क्षमता, परसीव करने की क्षमता, हमारा याद करने की क्षमता, और ये सब प्रभावित होते हैं। और कहीं ना कहीं हम बहुत सही तरीके से ना तो कोई निर्णय ले पाते हैं, और हमारा बिहेवियर भी कुछ अलग तरीके से शो होता है, और जो हमारी रोज की लाइफ की डिमांड्स हैं उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये सब चीजें इस तरीके से भी हो सकती हैं कि अब्यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स के कारण भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हो सकती है। अब यदि हम मेंटल रिटार्डेशन से इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, तो मेंटल रिटार्डेशन क्या है, इट इज अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, स्पेशली करेक्टराइज्ड बाय सबनॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन का तो मतलब ही ये है कि हम कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाया है। भाई जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है उसका माइंड पूरे तरीके से विकसित नहीं होता है, और जो एडेप्टिव फंक्शनिंग है मेंटली हेल्दी होने के लिए या पूरे तरीके से सही होने के लिए मेंटली, वो जो एडेप्टिव बिहेवियर है वो शो नहीं कर पाते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस बिल्कुल तो अलग चीजें हैं। मेंटल रिटार्डेशन इज इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, जिसमें कि इंटेलिजेंस की सबनॉर्मेलिटी शो हो रही है, जबकि मेंटल इलनेस में इस तरीके से इंटेलिजेंस की सबनॉर्मेलिटी शो नहीं हो रही है। उसके उस व्यक्ति का माइंड पूरे तरीके से विकसित हुआ है, वहां कोई परेशानी नहीं है। परेशानी क्या है कि उसके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से पोटेंशियली अपना वर्क नहीं कर पा रहा है, अपना पूरे तरीके से जो फुल पोटेंशियल है उसको यूज नहीं कर पाता डेली के वर्क करने में, और जजमेंट में और सोच विचार में, इन सभी चीजों में बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट होते हैं। बहुत लोग तो इस तरीके से भी भूल जाते हैं कि मैंने अभी खाना खाया था कि नहीं खाया था, कि अब जो है, हाँ अच्छा मैंने ये कहा था। इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स शो होते हैं जब हम उनको डीप ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ये हुआ हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग मेंटल इलनेस क्या है और मेंटल रिटार्डेशन क्या है। नेक्स्ट है अब कि मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है मेंटल हेल्थ की हमारे लाइफ में। तो गुड मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट टू इंडिविजुअल फंक्शन being as it upholds few values that are fundamental to the human conditions। भाई
बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अच्छे तरीके से सोच सकता है, अच्छे तरीके से काम कर सकता है, हम एक दूसरे की सोच विचार को समझ सकते हैं, जान सकते हैं वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, वो अच्छे रिलेशन से एस्टेब्लिश कर रहा है, हम अपने जीवन में खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, देखा जाए तो ये किसी भी व्यक्ति से एक्सपेक्टेड है। तो ये इसीलिए मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस है कि हम इंडिपेंडेंटली थॉट और एक्शन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो प्लेजर के साथ रहें, वो हैप्पीनेस के साथ रहें, वो सेटिस्फाइड रहें, फैमिली रिलेशंस उनके अच्छे हों, फ्रेंडशिप और सोशल इंटरेक्शंस उनकी अच्छी हों, जिससे कि उनकी लाइफ अच्छी तरीके से चलती रहे। तो लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। इसी वजह से लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स हु लैक द कैपेसिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप्स एंड एंगेज विद अदर्स आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। तो कहीं ना कहीं परेशानी होने के ये संकेत हो जाते हैं जब इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। अब है इसके बाद कि मेंटल हेल्थ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए हैं बुक्स में। कौन कौन से मॉडल्स हैं वो देखिए, यहाँ बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। बायोमेडिकल मॉडल है, नॉर्मेटिव मॉडल है, रेजिलियंस मॉडल है, स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी है, बायोसाइको सोशल मॉडल है, साइको सोशल है, साइकोलॉजिकल है और सोशल मॉडल है। तो हम वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले है बायोमेडिकल मॉडल। बायोमेडिकल मॉडल क्या कह रहा है कि मेंटल हेल्थ इज डिटरमिन्ड बाय एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक डिस्पोजिशन। जो मेंटल हेल्थ डिटरमिन करते हैं वो हम किसी भी व्यक्ति के जेनेटिक डिस्पोजिशन के आधार पर करते हैं कि भाई जो भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके आधार पर ही हमारे संतति के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं। ये इनका मानना है। जबकि जो नॉर्मेटिव मॉडल है, नॉर्मेटिव मॉडल क्या, नॉर्म जो शब्द है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ नॉर्म्स है ना, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। तो ये नॉर्म्स क्या है कि भाई जो भी हमारा एक मैनुअल है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, उसने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मेंटल हेल्थ को समझाने की कोशिश की गई है। तो इसके मैनुअल्स लगातार पब्लिश होते रहते हैं, जिसमें कि ये हम फोर्थ के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, DSM-4 यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 4। इस मैनुअल में बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं उनको अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो इसमें क्या है, इट कंसीडर्स मेंटल हेल्थ मीन्स बीइंग अबव नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से ऊपर माना गया है। क्योंकि उन्होंने नॉर्मल को किस तरीके से डिफाइन कर दिया, उसके लिए क्या नॉर्म्स रखे, नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज द रीजनेबल नॉट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शन, while above normal is considered as having mental health। यानी कि जो नॉर्मल है वो तो उन्होंने रीजनेबल मान लिया, ऑप्टिमम लेवल नहीं है ऑप्टिमम। जबकि अबव नॉर्मल क्या है, उसको उन्होंने मान लिया कि भाई यदि अबव नॉर्मल है व्यक्ति तो वो मेंटली हेल्दी है। अब नेक्स्ट है इसके बाद साइकोलॉजिकल मॉडल, यानी कि साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Mental ill health is defined in terms of dysfunctional responses to current circumstances, perhaps misperceiving or misinterpreting current reality through depressive or delusional thinking patterns, or experiencing disturbances in feeling due to echoes of unresolved past experiences intruding into the present। ये मॉडल इस तरीके से हमें मेंटल हेल्थ को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो कुछ सर्कमस्टांसेस के आधार पर जो कोई व्यक्ति कुछ डिसफंक्शंस कर रहा है, कुछ कोई घटना घटित हो गई, उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है, उसको मिस परसीव कर रहा है ना, तो वो क्यों, कुछ ना कुछ थिंकिंग पैटर्न्स गलत है,
कुछ डिप्रेसिव थिंकिंग पैटर्न्स है, डिल्यूजनल थिंकिंग पैटर्न्स है। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है प्रेजेंट में कोई घटना घटित हुई है, हो सकता है कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं डिसफंक्शन शो हो रहा है। This model locates mental difficulties in specific emotional, cognitive, and behavioral processes and takes a developmental perspective. और ये जो मॉडल है वो मेंटल डिफिकल्टीज को शो कर रहा है, मेंटल डिफिकल्टीज को लोकेट कर रहा है। किस में लोकेट कर रहा है? इन स्पेसिफिक इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। जो भी हमारी इमोशनल प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है और बिहेवियरल प्रोसेस है, यानी कि जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, और हमने ये पहले भी पढ़ा था स्लाइड में। एंड टेक्स अ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, और ये भी है उसके साथ कि भाई डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव को भी ये साथ में लेकर के चलता है। अब है इसके बाद नेक्स्ट सोशल मॉडल। सोशल मॉडल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये सोशल फैक्टर्स के आधार पर मेंटल हेल्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मॉडल रेफर्स टू द सोशल कॉजेशन अप्रोच टू मेंटल हेल्थ, यानी कि सोशल कॉजेज है। Here the focus is on the social factors which mean the external life experiences as the trigger leading to mental ill health or disorder। यानी कि हमारे आसपास के वातावरण में, आसपास के हो सकता है वो घर से रिलेटेड हो सकता है वो किसी सोसाइटी से रिलेटेड हो, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जो हमारी लाइफ में घटित हुए हैं, जिनकी वजह से हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। नेक्स्ट है साइको सोशल मॉडल। साइको सोशल मॉडल यानी कि साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। It explains mental health from the perspective of cognitive and emotional development, family environment, cultural influence, and social and economic support available to the individual। यानी कि इसमें साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स भी आ गए और सोशल वेरिएबल्स भी आ गए, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई। नेक्स्ट है बायो साइको सोशल मॉडल, यानी कि साइको सोशल के साथ अब बायोकेमिकल फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल इल हेल्थ। ओके, अब है नेक्स्ट स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल। तो स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी मॉडल क्या कह रहा है कि जो मेंटल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब होती है, किसी प्रकार से कोई व्यक्ति मेंटली इल हो जाता है, उसके पीछे वल्नरेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। क्योंकि कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा जल्दी परेशान हो जाता है, या फिर वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है, एकदम से रिएक्ट करता है किसी बात को, कुछ उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये हमें जुबिन और स्प्रिंग ने बताया है इस मॉडल में। नेक्स्ट है रेजिलियंस मॉडल। रेजिलियंस मॉडल क्या कह रहा है? More recent understanding on mental health suggests that genetic predisposition and psychological stressors acting together always do not lead to mental disorder, है ना? केवल यही दोनों कारण नहीं है, बल्कि this is because people learn to develop coping skills or resilience skill to deal with psychosocial stressors। तो उन्होंने केवल रेजिलियंस पे ही फोकस किया कि व्यक्ति में रेजिलियंस स्किल होनी चाहिए कोप अप करने के लिए इन सिचुएशन से। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एकदम से एंजाइटी में आ जाते हैं, एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि हमें अपनी बात आराम से कहनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव बात है और चाहे वो नेगेटिव बात है, हम उसको आराम से प्रस्तुत करें, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस हमें नहीं लेना है। तो ये रेजिलियंस मॉडल में ये ही बताया गया है कि हमें रेजिलियंस पे फोकस करना है, रेजिलियंस स्किल्स डेवलप करनी चाहिए
किसके लिए? मेंटली हेल्दी होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, अब हम लोग लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। तो अब हमने मॉडल्स भी पढ़ लिए। मॉडल्स के बाद ज्यादातर सभी मॉडल्स में ये 4 मेन फैक्टर्स की बात की गई। आप लोगों ने देखा कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, और उसके साथ कुछ प्रोटेक्टिव और रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हम ये फैक्टर्स कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, ये मेनली 4 हैं। अब वन बाय वन हम लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मींस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भाई वो फैक्टर्स जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉजेस और ब्रेन केमिस्ट्री है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो सकता है जो कि मूड को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, और हमारी फिजिकल हेल्थ है, जैसे कि बहुत बार कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसको परेशानी हो जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। इस तरीके से हमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी पहचानने चाहिए जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति की ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है। बायोलॉजिकल फैक्टर के बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है किसी कारण से, या कोई ट्रॉमा हो गया है जो कि मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो स्ट्रेस और ट्रॉमा बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए। इसके साथ साथ कोपिंग मैकेनिज्म वेरी कर सकती हैं। कुछ कोपिंग मैकेनिज्म होती हैं जो कि एडेप्टिव होती हैं, एडेप्टिव रेस्पॉन्स देती हैं, और कुछ कोपिंग मैकेनिज्म हमारी मेल एडेप्टिव रेस्पॉन्स देती हैं। उसके साथ है फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड रेजिलियंस इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ आउटकम्स। किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी में अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं और किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी में कुछ अलग तरीके की विशेषताएं दिखती हैं। सबके अपने अपने व्यक्तित्व के गुण हैं। तो वो गुण, जैसे कि कोई बहुत काम रहता है, कोई बहुत एंगरनेस में रहता है, कोई किसी बात को बहुत कामली निकाल देता है, किसी के लिए वो बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ये सभी जो कारण होते हैं ये हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अपनी बात को हम कितने अच्छे तरीके से कह पा रहे हैं, हो सकता है वो कोई ऐसी बात हो जिससे दूसरे को परेशानी हो सकती है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति की बातों से बड़े परेशान हो गए हैं और हमें नाराजगी है उससे, लेकिन हम एक पॉजिटिव मूड में उसको कह रहे हैं। तो ना तो हमें कोई परेशानी होगी, ना दूसरे को परेशानी होगी, जो कि रेजिलियंस में आता है कि हम आराम से अपनी बातें कह पा रहे हैं, है ना। तो ये जो सब चीजें हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स और रेजिलियंस स्किल, ये मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमारी ऑब्वियस सी बात है हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत प्रभावित करती है। या तो हम किसी व्यक्ति से कोई एक्सपर्ट है उससे हम सलाह ले रहे हैं, या कोई हमारे घर का व्यक्ति है उससे हम सलाह ले रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेंटल हेल्थ को सही रखने में। ऐसा भी होता है बहुत बार कि हमें कोई प्रॉब्लम है और हम उसको साइकोलॉजिकली थिंक करें, यानी कि हम इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि किस किस बात से हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें उस पर वर्क करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बात है वो लगातार हमें परेशान कर रही है, तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ योजना बनाएं कि भाई यदि मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूं तो शायद ये मुझे बार बार परेशान नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमें
कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरीके का कोई कारण जो हम जान पा रहे हैं, उस पर हम खुद भी काम कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट में ही आ जाता है कि हम किसी प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकली डील कर रहे हैं। और ये तो है ही कि भाई हम किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो वो तो हमें फायदा करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बहुत सारे सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि भाई घर में कोई बड़ा है, कोई बहुत अच्छा मतलब अच्छा तो मैं क्या कहूंगी, लेकिन हाँ कोई कोई बहन है, भाई है, या कोई और रिलेटिव है जिससे कि आप सारी बातें शेयर कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, उनकी सपोर्ट आप ले रहे हो, तो वो भी मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। रिलेशनशिप्स एंड सोशल सपोर्ट आर क्रिटिकल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स एक्सेस टू रिसोर्स एंड स्ट्रेस लेवल। बहुत बार हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस प्रभावित करता है इन चीजों को। कल्चरल बिलीफ शेप मेंटल हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्प सीकिंग। कभी कभी कल्चरल बिलीफ भी इसको जरूर प्रभावित करते हैं। लाइफ ट्रांजिशंस लाइक मूविंग, जॉब चेंजेस और लॉस कैन इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है कि लाइफ में ये सब चीजें चलती रहती हैं कि हमारा ट्रांसफर हो गया, हमने जॉब चेंज कर लिया, या किसी प्रकार का कोई लॉस हो गया जिसका की भरपाई बहुत मुश्किल है। ये सब चीजें हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं। Community and environment influence overall well-being of the person। तो इस तरीके से देखा जाए तो कम्युनिटी और एनवायरनमेंट पूरे तरीके से प्रभावित करती है वेलबींग को। इसके बाद है प्रोटेक्टिव वर्सेस रिस्क फैक्टर्स। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स माने क्या हो गया, एक तरीके से जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है, पॉजिटिव कोपिंग है, हम किसी भी चीज को पॉजिटिवली लें। एक ये होता है कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है काम करने का, और एक ये होता है कि नहीं मुझे काम करना है, मेरे पास समय है, क्योंकि काम तो हमको ही करना है ना। एक ये है कि गिलास खाली है, एक ये है कि आधा भरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग के साइंस है। इस वजह से हम यदि किसी भी चीज को पॉजिटिवली सोचते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। स्टेबल एनवायरनमेंट बार बार बदलता रहता है तो कहीं ना कहीं कोई समस्या हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि मेंटल इलनेस की तरफ को लेकर के जाते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा है, या हम आइसोलेशन में रह रहे हैं, या क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी बहुत दिनों से परेशान है, बहुत दिनों से कोई तबीयत खराब है, एक लंबी बीमारी भी मेंटल इल हेल्थ की तरफ हमें लेकर के जाती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। बैलेंसिंग these factors influences mental health trajectory। कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स को यदि हम बैलेंस करते हैं तो जो हमारा मेंटल हेल्थ का एक पाथ है वो सही चलता है। और इंटरवेंशंस ऑफन एम टू रिड्यूस रिस्क एंड एनहांस प्रोटेक्शंस। जो भी जिस भी प्रकार की इंटरवेंशन दी जाती है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, वो हमेशा रिस्क को रिड्यूस करती है। तो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें, या हम अपने किसी बड़े साथी की हेल्प लें, मेंटोर की हेल्प लें, टीचर की हेल्प लें, अपनी मदर, अपने फादर, जो भी आपको ऐसा लगता है कि वो सपोर्ट कर सकता है, या उससे शेयर करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है, क्योंकि शेयर करना ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है बहुत बार। तो यही इंटरवेंशंस होते हैं। तो इंटरवेंशंस हमेशा रिस्क को रिड्यूस करते हैं और प्रोटेक्शन को एनहांस करते हैं। तो अब ये हुआ हमारा पूरा टॉपिक, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में क्या अंतर है, कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, मॉडल्स क्या हैं, और इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए ये सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।